चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दस्तावेज की जिसने न सिर्फ एक देश का भविष्य तय किया बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। संविधान की शुरुआत होती है बस इन 3 शब्दों से, हम भारत के लोग। सुनने में बहुत सरल लगते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है, एक बहुत बड़ा ऐलान। ये साफ साफ कहता है कि इस देश की असली ताकत किसी राजा या किसी बाहरी हुकूमत में नहीं बल्कि यहाँ के लोगों में ही है। तो ये संविधान असल में है क्या? इसे सिर्फ एक कानूनी किताब समझना, मतलब वो तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, ये एक विशाल आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा नक्शा जो ये बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसा दिखेगा। ये एक सपना है, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का सपना। तो सवाल यह है कि शानदार ब्लूप्रिंट का इसका विजन क्या है? देखिए, कोई भी महान चीज बनाने से पहले एक सोच होती है, एक विजन होता है। और भारत के संविधान के लिए ये विजन हमें मिलता है इसकी प्रस्तावना में, इसके प्रियम्बल में। प्रियम्बल को अक्सर संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन इसमें पूरे संविधान का सार है, एक तरह का मिशन स्टेटमेंट जो सभी नागरिकों से 4 बड़े वादे करता है। और वो वादे क्या हैं? न्याय, हर तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर है स्वतंत्रता, सोचने की, बोलने की, अपना धर्म मानने की। फिर आती है समानता, दर्जे और अवसर की। और आखिर में बंधुत्व, यानी भाईचारा, जो हर व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता को बनाए रखे। असल में यही 4 स्तंभ हैं जिन पर पूरा संविधान टिका। अच्छा, तो विजन तो तय हो गया। अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर यह पूरी इमारत खड़ी होगी। और ये नींव है हमारे मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये एक तरह की गारंटी है जिन्हें कोई भी सरकार हमसे छीन नहीं सकती। और यही वो अधिकार हैं जो असल में भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद हैं। मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी से भेदभाव नहीं होगा, बोलने की आज़ादी है और सबसे ज़रूरी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये सब इसलिए है ताकि हर नागरिक सम्मान के साथ जी सके। और हाँ, ये सिर्फ कागज़ पर लिखी अच्छी बातें नहीं हैं, ये कानूनी तौर पर लागू होते हैं। मतलब इन्हें लेकर अदालत तक जाया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। देखिए, एक तरफ है मौलिक अधिकार जो पार्ट 3 में है। ये वो अधिकार हैं जिन्हें लेकर हम कोर्ट जा सकते हैं। ये सरकार पर पाबंदियां लगाते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती। दूसरी तरफ है निर्देशक सिद्धांत जो पार्ट 4 में है। ये सिर्फ सलाह है, एक तरह का रोड मैप कि सरकार को एक अच्छा राज्य चलाने के लिए क्या-क्या करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक है वो जो करना ही है और दूसरा है वो जो करने का लक्ष्य रखना है। तो नींव तो तैयार हो गई, अब उस पर ढांचा खड़ा करने की बारी है। और हमारा संविधान ये काम बहुत ही समझदारी से करता है। वो सरकार की सारी ताकत किसी एक के हाथ में नहीं देता, बल्कि उसे 3 हिस्सों में, 3 स्तंभों में बांट देता है। इसे ही शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। पहला स्तंभ है विधायिका, यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, यानी सरकार, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है न्यायपालिका, यानी हमारे कोर्ट्स, जो ये देखते हैं कि कानून संविधान के दायरे में है या नहीं। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे और कोई भी अपनी मनमानी ना कर सके। लेकिन ये ब्लूप्रिंट सिर्फ सरकार की बनावट तक ही सीमित नहीं है। ये एक तरह का ऑपरेटिंग मैनुअल भी है, एक गाइड बुक जो ना सिर्फ सरकार को बल्कि हम नागरिकों को भी रास्ता दिखाती है। ये बताती है कि उस महान विजन को पाने के लिए हम सबको मिलकर कैसे काम करना है। और यहीं पर आते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। देखिए, अधिकारों की बात तो सब करते हैं, लेकिन संविधान हमें हमारी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। जैसे कि संविधान का सम्मान करना, देश की एकता बनाए रखना, भाईचारे को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना। सीधी सी बात है, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या होगा अगर सिस्टम को चलाने वाले ही, मतलब कि जो हमारे रक्षक हैं, वही गलती कर बैठें? क्या होगा अगर एक जज ही अपने पद का दुरुपयोग करे? हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बारे में भी सोचा था और उन्होंने इसके लिए भी एक सेफ्टी सिस्टम बनाया है ताकि जवाबदेही बनी रहे।
और ये कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को हटाना ये बहुत ही गंभीर बात है और इसीलिए इसकी प्रक्रिया को जानबूझकर बेहद मुश्किल बनाया गया है। आइए देखते हैं कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये प्रक्रिया कितनी सख्त है। पहले लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाना होगा, फिर एक जांच कमेटी बैठेगी और अगर वो कमेटी जज को दोषी पाती है तब भी संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से उसे पास करना होगा और फिर जाकर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसे इतना मुश्किल क्यों बनाया गया है। वजह साफ है, ताकि हमारी न्यायपालिका आज़ाद रहे, ताकि जज बिना किसी डर या दबाव के फैसले सुना सकें, लेकिन साथ ही अगर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो तो जवाबदेही का एक रास्ता भी खुला रहे। और आखिर में संविधान उन्हीं शब्दों पर लौटता है जहां से उसने शुरुआत की थी। ये कहता है, एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब एक बार फिर ये जोर देकर कहता है कि ये संविधान हम भारत के लोग ही खुद को दे रहे हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो लोगों से शुरू होकर लोगों पर ही खत्म होता है। तो ये है हमारे देश का ब्लूप्रिंट। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है जो समय के साथ सांस लेता है, बदलता है और विकसित होता है। इसकी व्याख्या होती है, इस पर बहस होती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन ये हमारे लिए एक सवाल भी छोड़कर जाता है कि 75 साल से भी ज़्यादा पुराने इस ब्लूप्रिंट को हम आने वाले कल के लिए, आने वाली सदियों के लिए प्रासंगिक और जीवंत कैसे बनाए रखेंगे।